एक सिस्टमेटिक तरीके से मैं गाइड कर देता हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ों को कवर करूंगा एक प्रेजेंटेशन के द्वारा, और जो भी मेरे नॉलेज में रहेगा मैं कैसे उसको प्रिडिक्ट करके बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहला जो स्टेप रहेगा, पहले हम लोग नक्षत्र को समझेंगे और उसके साथ उसके पदा को समझेंगे कि ये जो अभी जो ये दिख रहा है ये नक्षत्र के साथ पदा है। ये ये जो नक्षत्र है, मान लीजिए यहाँ पे जो मैंने नक्षत्र का भी लिया है, ये भरणी नक्षत्र का मैंने एग्जाम्पल लिया है कि आज जो मैं बताऊंगा वो भरणी नक्षत्र के अकॉर्डिंग डेमो बताऊंगा एक। तो वर्णी नक्षत्र का मैं यहाँ पे बताऊंगा, ये वर्णी नक्षत्र पदा में D1 में कौन से जगह पे जाता है। जो प्लैनेट आप देखते हैं, प्लैनेट देखते हैं, प्लैनेट का एक आप थोड़ा सा प्लैनेट के अगर प्लैनेटरी पोजीशन में जाएंगे तो नक्षत्र में कौन सा पदा होता है उसको ब्रैकेट में वो लिख देता है, 2 नंबर पदा 3 नंबर पदा में रहता है। तो वो पदा आपके लिए कौन से जगह पे D9 पे जाएगा वो प्लैनेट एक्चुअल में। जो भी प्लैनेट मान लीजिए मून है भरणी नक्षत्र में, मून है भरणी नक्षत्र में 3 नंबर पदा में है, तो वो D9 चार्ट में 7th नंबर साइन में चला जाएगा। D9 में आपके D9 जो चार्ट होगा उसमें 7th नंबर साइन में चला जाएगा, मतलब लिब्रा साइन में मून जाके बैठ जाएगा। तो उसके क्या प्रिडिक्शन निकलेगा उसको हम लोग यहाँ पे सिखाएंगे। उसको हम सीखेंगे कि हर एक प्लैनेट आपके लिए क्या रिजल्ट लेके आ रहा है। जो हम लोग बोलते हैं कि आपके दशमेश दशम दशम भाव के जो लॉर्ड है, जो भी प्लैनेट बनेगा, दशमेश जो बोलते हैं हम लोग, वो जाके D9 में कहाँ पे बैठ गया उसका क्या हम लोग क्लू निकाल सकते हैं, मतलब ये नक्षत्र के क्या बिहेवियर होता है, क्या स्टैटिस्टिक होता है। उसके साथ हम लोग जैसे जब ब्लैंक चेट प्रिडिक्शन हम लोग सीखे थे, ब्लैंक चेट में क्या होता है कि राशि के क्या क्वालिटी होता है, गुण धर्म होता है, राशि के क्या एट्रीब्यूट होता है, प्लैनेट के क्या एट्रीब्यूट होता है और हाउस के क्या एट्रीब्यूट होता है, उसके कंक्लूजन D9 चार्ट में क्या जाके उसके प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए 10 में से अगर मून बना और मून जाके भरणी नक्षत्र में तीसरे तारा में बैठ मतलब तीसरे पदा में है, तो वो 7th नंबर साइन में चला जाएगा। D9 में वो 7th नंबर साइन में चला जाएगा, मतलब आपके 10 में D9 में 7वें नंबर साइन पे बैठ गया। अब 7वें नंबर साइन D9 में कौन से हाउस में आ रहा है, साइन हो गया है। उसके एट्रीब्यूट के जो जोन होगा, व्यक्ति उस अपने प्रोफेशन डायरा में क्या क्या चीजों को एक्सपीरियंस करेगा, किस तरीके से अपने आप को परफॉर्म करेगा, उसमें कौन से जगह पे लैक ऑफ करेगा, किस तरीके से उसको उस चीजों को जो हम लोग वहाँ पे साइन एंड प्लैनेट राशि के बेस में हाउस के बेस में बात करते हैं, साइन एंड हाउस के बेस में जो बात करेंगे वहाँ पे, जैसे ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्ट करते हैं आप D1 चार्ट में, वैसे ही आप D9 चार्ट को भी प्रिडिक्ट करना सीख जाएंगे। हालांकि मैं नवांशा पूरा चार्ट को एक्सपीरियंस नहीं कराऊंगा, नवांशा का अपना पूरा रूल होता है कौन सी जगह पे वो उच्च का बैठा है नीच का बैठा है, वो कौन से हाउस से कनेक्टेड हो गया है किस तरीके से, लेकिन जो पदा के जो एट्रीब्यूट होगा उनका, जो आपके 10 में जाके कौन से नक्षत्र में नवांश में बैठ गया है, वो क्या रिजल्ट दे रहा है, क्या परफॉर्म कर रहा है, वो मैं सीधा चीजें बता दूंगा। आप एक चांस में देख के प्रिडिक्ट करके बता देंगे इनका ये इस प्रोफेशन दायरा में ये एक्सपीरियंस कर रहा है ऐसा व्यक्ति, ये अपने रिलेशन लाइफ में ऐसा व्यक्ति इस टाइप की चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा है, कौन से हाउस के एक्टिवेशन हुआ है इनका 10 में इसमें नवांशा चार्ट में। तो वो मैं चीज बताऊंगा कि नक्षत्र है उसके पता, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पहला स्टेप। दूसरा आता है माइथोलॉजी। माइथोलॉजी में हम लोग आ जाते हैं स्टोरी में। स्टोरी से हम लोग क्या निकालते हैं, उसके उसके समरी के द्वारा हम लोग निकालते हैं कि व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। तीसरा होता है उसके बाद, ये माइथोलॉजी के ऊपर जब कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिफाइन कर लेते हैं तो व्यक्ति के ओवरऑल व्यक्ति के बिहेवियर को हम लोग समझ जाते हैं कि उसके, मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर एसेंडेंट के बारे में बोल रहे हैं तो व्यक्ति का अपना पर्सनैलिटी के बारे में बोल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। अगर फोर्थ हाउस के हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को ले रहे हैं, फोर्थ हाउस के जो भी प्लैनेट बनेगा, फोर्थ हाउस के जो भी प्लैनेट बनेगा, या फिर फोर्थ हाउस में कौन सा नक्षत्र आ रहा है वो कौन सा चीज को दर्शा रहा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। या फिर सेवेंथ हाउस जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाउस के हाउस होता है, स्पाउस के हाउस मतलब स्पाउस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, मतलब उनके हिसाब से आपको क्या बिहेवियर करना चाहिए उनके लाइफ में, मतलब उनके अगर नेचर को आपको पता चल जाएगा तो आप उस तरीके से एक्ट कर सकते हैं। ठीक ना। तो वो चीज हम लोग यहाँ पे माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो कैरेक्टर आ रहा है वो कैरेक्टर हम लोग सीखेंगे हर एक हाउस के भाव के नक्षत्र के, मतलब उसके लगन ले लिए, लगन का लॉर्ड ले लिए। वो तो पहला हो गया एसेंडेंट एंड एसेंडेड लॉर्ड। या दूसरे बार क्या होगा, अगर मान लीजिए किसी का थर्ड हाउस के बारे में प्रिडिक्ट करना है, अपने छोटे भाई बहन के बारे में प्रिडिक्ट करना है, तो छोटे भाई बहन का वहाँ पे जो थर्ड हाउस के जो लॉर्ड होगा वो लॉर्ड से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, थर्ड हाउस में जो नक्षत्र आएगा वो दोनों को कंबाइन करके आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नक्षत्र बेसिस पे उनका क्या अल्टीमेट रिजल्ट होगा। प्लैनेट जो होता है वो उस चीज को बता देता है, लेकिन उसके जो नक्षत्र के अंडर में जा रहे हैं ना, वो नक्षत्र और भी डिफाइन करते हैं कि व्यक्ति, क्योंकि ये जो आप देखें ना, प्लैनेट एक राशि में रहेगा तो राशि में देखिए तीन तीन मतलब नक्षत्र आ जा रहा है, नक्षत्र में भी कौन सा नक्षत्र स्पेसिफाई करें उनके कैरेक्टरिस्टिक को, और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं एक्चुअल में, और ज्यादा प्रिडिक्ट, ये प्रिडिक्ट में और ज्यादा काम आता है। ठीक है। तीसरा जब आते हैं हम लोग सिंबल्स, डिफरेंट टाइप के सिंबल्स होता है। साथ ही साथ हम लोग ऑस्पिशियस टाइम बोलते हैं ना, शुभ समय अशुभ समय, कि कोई एक नक्षत्र मान लीजिए एक्टिव हुआ है ट्रांसिट में गोचर करते हुए,
उस टाइम पीरियड में कौन सा चीज़ों को शुरू करना चाहिए, कौन सा चीज़ों को नहीं करना चाहिए, मतलब उस टाइम पीरियड में एक्चुअल क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। प्रोफेशन व्यक्ति का कैसे डिफाइन करते हैं नक्षत्र के बेसिस पे, वो सीखेंगे, क्योंकि हर एक नक्षत्र के अकॉर्डिंग प्रोफेशन होता है। अगर नवम से चार्ट में जाएंगे, वो क्या 10th लॉर्ड जाके नवम में कहाँ पे बैठा है, वो क्या प्रोफेशन के चीजों को इंडिकेट कर रहा है, वो अगर प्रोमिनेंट, क्योंकि D1 का ही एकदम 9th डिवीजन वर्जन ही, मतलब एकदम सूक्ष्म लेवल पर अगर जाना है तो D9 चार्ट वो सूक्ष्मता प्रदान करता है D1 का। तो इसलिए D1 से आप सीधा प्रिडिक्ट करते हैं, तो उससे अच्छा उसका भी थोड़ा सा इन डेप्थ आप जाके देख लीजिए D9 के एरिया में, क्या वो प्रोफेशन एरिया में क्या वही चीज को बोल रहा है। अगर वो बोल रहा है तो उसमें व्यक्ति अच्छा ग्रोथ करेगा। लेकिन उसमें कई चीजें वेरिएंट आ जाता है कि व्यक्ति उस चीज में अगर करेगा तो उसका वहां पे क्या अपना रिजल्ट देगा, किस तरीके से उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, वो हम लोग माइथोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक से सीखेंगे फिर। चौथा यही पदा के अकॉर्डिंग D9 का प्रिडिक्शन करेंगे, मतलब स्टेप हो गया, पहले तो जानेंगे पदा क्या है, कौन से पदा किस टाइप की साइन में आ रहा है, और डायरेक्ट यहाँ पे उसके बाद प्रिडिक्शन हम लोग पकड़ेंगे प्रिडिक्शन करने का। तो ये कुछ स्टेप है, हम लोग स्टेप को फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे पहले यहाँ पे हम लोग अगर एक एग्जांपल के तौर पे बताएं, यहाँ पे क्या है सिंबल हम लोग लिए हैं। इसके बाद ये फिफ्थ स्टेप में जो आता है, हम लोग जो ये नक्षत्र है कि ये नक्षत्र मान लीजिए कोई ट्रांजिट में नक्षत्र एक्टिव हुआ है, या दशा में जो प्लैनेट एक्टिव हुआ है उसके जो नक्षत्र का नक्षत्र लॉर्ड होगा, वो हम लोग बोलते हैं व्यक्ति उस चीजों के रिलेटेड मिस्टेक करेगा व्यक्ति। वो मिस्टेक कौन सा होगा, मिस्टेक भी सीखेंगे रेमेडियल पार्ट में। जैसे यहाँ पे देखेंगे, अगर वर्णी के हम लोग एट्रीब्यूट की अगर बात करें, वर्णी यहाँ पे देखिए एरी साइन में पहला पहला जो एरी साइन में पहला 13 डिग्री 20 मिनट का जो होता है, वो यहाँ पे 4 पद आता है अश्विनी का। फिर 13 डिग्री 20 मिनट के बाद से लेके 26 डिग्री 40 मिनट तक जो आता है वो वर्णी का आता है, नक्षत्र का आता है। और जो कि हर एक पदा का जो वो रहता है अपना 3 डिग्री 20 मिनट का रहता है, ऐसे करके 13 डिग्री 20 मिनट जाता है। तो जो वर्णी का यहाँ पे पदा देखेंगे, वर्णी का पदा जो जैसे यहाँ पे मैं डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ कि ये 5th नंबर साइन में चला जाएगा, अगर कोई प्लैनेट अगर वर्णी में पदा 1 में रहेगा, वो डायरेक्ट लियो साइन में चला जाएगा। किस बेसिस पे बोल रहा हूँ इसको, इसका लॉजिक क्या है। ठीक है, जैसे वर्णी में पदा में 4 पदा में मान लीजिए जुपिटर है, एरी साइन में वर्णी में चौथे पदा में, तो डायरेक्ट बोल देंगे स्कॉर्पियो में वहां पे जुपिटर चला जाएगा, 8वें से कनेक्ट हो जाएगा जुपिटर। अब जुपिटर 8वें से कनेक्ट हो जाना मतलब क्या बोलते हैं, वहां पे क्या इंडिकेट करता है, जुपिटर का वहां पे क्या होगा, गुरु हिडन चीजों में उनको नॉलेज देगा। समझे ना बात को, क्योंकि गुरु का ज्ञान ज्ञान होता है, ज्ञान किस चीज से जुड़ गया, स्कॉर्पियो साइन से जुड़ गया। स्कॉर्पियो साइन कालपुरुष की कुंडली में कौन सी जगह पे आता है, हिडन चीजों में ले आता है ना, गुप्त। अब यही होता है कि तपस्या ध्यान साधना है, जो मंत्र साधना होता है, तंत्र साधना है, मंत्र नहीं बोलेंगे, तंत्र साधना है, क्योंकि मंत्र 5th हाउस से जुड़ा हुआ होता है, और 8वें हाउस तंत्र साधना से जुड़ा होता है। व्यक्ति तंत्र साधना से जुड़ा हुआ अपना प्रोफेशन कर सकता है, काम कर सकता है, या उस चीजों से रिलेटेड पढ़ाई मतलब और ज्यादा नॉलेज इकट्ठा कर सकता है, क्योंकि गुरु गुरु का काम क्या होता है, नॉलेज इकट्ठा करना। तो उस चीजों में नॉलेज इकट्ठा करेगा। यहाँ पे आप देखिए 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी का भी होता है, ऑकल्ट साइंस का भी होता है। हो सकता है उनके नॉलेज अगर गैदरिंग करेगा तो किस चीज से बेसिस पे गैदरिंग करेगा, 8th हाउस की चीजों से गैदरिंग करेगा, है ना। अब गुरु गुरु के जब भी दशा एक्टिव होगा, मान लीजिए गुरु की दशा मान लीजिए इसी एग्जांपल के तौर पर अगर बताएं, तो उस टाइम पीरियड में भी ट्रांसफॉर्म उनका होने का संभावना हो जाता है, क्योंकि एट नंबर जो साइन होता है ट्रांसफॉर्मेशन का साइन होता है। 8 नंबर साइन ट्रांसफॉर्मेशन का साइन होता है। तो हो सकता है उस टाइम पीरियड में व्यक्ति का अपने अप्स एंड डाउन लाइफ में चल रहा है, उसके चलते कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उनका लाइफ में। इतना तक आप डेप्थ में जा सकते हैं। ये तो हालांकि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। इसके बाद जो आता है इसका जो वर्णी नक्षत्र का अपना जो डाइटी होता है, जो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे यमराज को, यमराज के जो हम लोग यहाँ पे जो चीजें देख रहे हैं यहाँ पे, हालांकि इसके भी और ज्यादा फर्दर ब्रीफ हम लोग डिस्कस करेंगे। यमराज का डाइटी, डाइटी हम लोग यहाँ पे देवता को ले रहे हैं, प्लैनेट को ले रहे हैं। अब यहाँ पे प्लैनेट के बेस पे अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं कि यहाँ पे राशि कौन सा आ रहा था एरी साइन का, मंगल। और जो वर्णी का जो नक्षत्र का जो लॉर्ड है कौन है कि आपका वेनस। तो मंगल वेनस का कॉम्बिनेशन बन गया इनका। जो अगर लगन बनेगा इनका, मान लीजिए लगन में, लगन व्यक्ति का क्या प्रभावित करता है, उनके फिजिकल बॉडी को प्रभावित करता है। तो इनके अंदर क्या गुण आ जाएगा, दोनों के बेस में पहला प्रायोरिटी में गुण क्या आ जाएगा, वेनस मार्स का गुण आ जाएगा। अब वेनस मार्स के अगर गुण को अगर देखेंगे तो ये एक सेक्सुअल टेंडेंसी देता है व्यक्ति के अंदर, या व्यक्ति बहुत ज्यादा जॉली नेचर का होगा, दूसरों से हंसी मजाक में कुछ ऐसा कुछ बात बोल देगा। व्यक्ति बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होगा, लेकिन बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम करेगा अपना, क्योंकि वेनस बहुत सिस्टमेटिक होता है।
साफ सफाई एकदम प्रॉपर क्लीन। लेकिन एनर्जेटिक किसके लिए बोल रहे हैं? मार्स के लिए बोल रहे हैं। मार्स वो एनवायरनमेंट दे रहा है, और जो नक्षत्र है वो नक्षत्र वो स्पेसिफिक कर दे रहे हैं उसके अंदर क्या गुण डालेंगे। इन्वायरमेंट प्लस गुण जुड़ गया एक साथ, फ्यूजन कर दीजिए, उसके हिसाब से आप बहुत सारे प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। अगर वेनस के आपको एट्रीब्यूट पता है, मार्स के एट्रीब्यूट पता है, तो दोनों को मिक्स कर सकते हैं आप, जैसे बीएनएन हम लोग गुण बोलते हैं। ठीक है। और जैसे हम लोग सिंबल सिंबल इसको इसलिए इसको किस लिए इस सिंबल को ही दिया गया, और कोई सिंबल क्यों नहीं दिया गया? कौवा को क्यों जोड़ा गया इसमें, यमराज को यहाँ पे कौवा से क्यों जोड़ा गया? क्योंकि एक अगर माइथोलॉजी के अगर बारे में एग्जांपल दे, यमराज से जुड़ा हुआ क्यों है ये कौवा? माइथोलॉजी में ये आता है स्टोरी में, अगर अगर स्टोरी को सुनेंगे तो, कि जब आपका रामायण में एक बात आता है जो हमारे अ, रावण का। रावण देखिए बहुत मतलब हर एक चीज में, हर एक लोक में बहुत ज्यादा तांडव करते फिर रहा था। ठीक है। और हर एक लोक में नहीं बोलेंगे, यही भूलोक में अगर बोलेंगे, भूलोक में बहुत ज्यादा तांडव करते फिर रहा था, हर एक व्यक्ति को मार रहा था। ठीक है। मतलब वो अपने अपने वसूल होता है उनका कुछ, अपने डोमेन डोमेन करना चाहता था, हर एक मतलब राज करना चाहता था। तो ये क्या हुआ, नारद ऋषि ने उस टाइम पे उस जगह पे आ गया था, तो बोला कि ये सब क्या कर रहे हैं, उन लोगों को करने से अच्छा आप तीनों लोगों को जीतो। तो तीनों लोग को जीतने के चक्कर में क्या हुआ था, एक बार सामना हो गया था यमराज से। यमराज इनसे डरता था, रावण से। तो डरने के चक्कर में मतलब भागता फिर रहा था। तो आप देखिए, यमराज को जो डिपार्टमेंट दिया गया है वो आपका यमलोक के डिपार्टमेंट दिया गया है, उसके पूरा सिस्टमेटिक काम करता है कि जो जो डेथ होता है व्यक्ति का, क्योंकि ये गॉड ऑफ डेथ ऑफ मतलब गॉड ऑफ डेथ है, मतलब डेथ का ये भगवान है अगर बोले जाए तो एक तरफ से। तो एक एक बॉडी से ट्रांसफॉर्म करते, मतलब एक व्यक्ति का जीवन खत्म होता है, और वो आत्मा को उसके कार्य के हिसाब से, वो जो कर्म किया है उसके हिसाब से एक दूसरे बॉडी में उनको ट्रांसफॉर्म करता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक्चुअल में नक्षत्र है, ट्रांसफॉर्मेशन नक्षत्र। तो क्या है, अगर इनमें देखेंगे कि उस टाइम पीरियड में अगर जो यमराज है उस टाइम पीरियड के लिए क्या किया था, कौवा को, उनके जो वहां पे कौवा था, मतलब वही प्लेनेट वही, मतलब अगर बर्ड को देखेंगे वही बर्ड उनके वहां पे था, तो उसको वो दायित्व दे दिया कि आप इस जगह पे काम देख लो, कौवा को पूरा उस, क्योंकि कौवा बहुत सिस्टमेटिक काम करता है ना, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, तो उसको वहां उसको ही मिला था, तो उसको पूरा सिस्टमेटिक कार्य को दे के चला गया था वो, और चला गया तो वो भाग गया। कौवा उस टाइम पीरियड से पूरा मैनेजमेंट, इसलिए जो किसी व्यक्ति का डेथ होता है तो उसका जो पिंड श्राद्ध होता है उसमें कौवा को ही खाना खिलाया जाता है, देखिएगा ये मान्यता है। इसलिए ये नक्षत्र में ये बर्ड को जोड़ा गया, कौवा को। इस तरीके से कुछ कहानी होता है जिससे आप को रिलेट कर पाते हैं एक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग। ठीक है। और हालांकि मैंने ये सब चीज इसके अंदर लिख दिए हैं अगर ये देखेंगे तो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ये मैं स्टोरी भी यहाँ पे लिख दिया हूँ। इसके बाद जो आता है कि वर्णी का अपना कुछ गुण धर्म होता है, आप किस स्टोरी के बेस में किस क्या क्या चीज को मिलता है। जैसे यहाँ पे कुछ मैंने स्टोरी के बेस पे कुछ चीजें होता है, जैसे व्यक्ति के लाइफ में एक एक सीड सीड होता है ना, व्यक्ति की एक आत्मा जो होता है एक सीड के तरीके से काम करता है, एक लाइफ से दूसरे लाइफ में ट्रांसफॉर्म करता फिरता है, मतलब बॉडी सीड चेंज होता है, सीड के तरीके से हर एक जगह पे वो सीड जाता है, मतलब चेंजेस होता है, बॉडी चेंज होता है, तो इसलिए ट्रांसफॉर्म होता है। तो ऐसा होता है कि अगर किसी का 10th हाउस के लॉर्ड अगर वर्णी नक्षत्र से कनेक्ट हो जाएगा, या 10th हाउस ही वर्णी नक्षत्र से कनेक्ट हो जाएगा, तो वो व्यक्ति के लाइफ के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है, ट्रांसफॉर्मेशन होता फिरता है। क्योंकि वर्णी नक्षत्र का जो एट्रीब्यूट होता है ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है, उनको मान लेना चाहिए कि अपने लाइफ में एक मतलब टाइम टू टाइम वो ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा, और उनको एडॉप्ट करना ही उनके लिए अच्छा होता है। उसको अगर रजिस्ट करेगा व्यक्ति तो प्रॉब्लम आएगा, उनको ट्रांसफॉर्म करना ही चाहिए, परिवर्तनशील होना चाहिए उनको। और अगर इस चीज से जुड़ा हुआ और ज्यादा व्यक्ति को प्रॉब्लम आ रहा है, मान लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो बहुत बहुत दिक्कत वाला हो रहा है, तो इस टाइम पीरियड में शिव जी का पूजा वर्शिप कर सकता है, ये वन ऑफ द रेमेडी है। या फिर महामृत्युंजय मंत्र भी पाठ कर सकते हैं व्यक्ति, ये भी स्टोरी है। कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ पे डाइटी के बारे में, कुछ क्या क्या लॉजिक होता है, उसको कैसे हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जेंडर दिया गया, उसको जेंडर, डायरेक्शन कौन सा दिया है, उस डायरेक्शन में ही उसके एक्टिविटी करना होता है। ठीक है। डायरेक्शन भी मैंने, हर एक नक्षत्र का अपना डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन के बेसिस पे मैंने बता दिया कि आपको उस डायरेक्शन में जाके करना पड़ेगा। अगर व्यक्ति का वर्ण जो हम लोग कास्ट बोलते हैं, ये जो होता है कास्ट यहाँ पे वर्णी का दिया गया, वो आउटर कास्ट दिया गया, आउट कास्ट दिया गया। व्यक्ति का एक सोच विचार जो होगा ना वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होगा, कुछ अलग हटके करना, अलग हटके करना। इसके चलते इनका व्यक्ति का लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन होता ही रहता है कंटिन्यू, क्योंकि जब एक चीज में थॉट आएगा ही,
मान लीजिए 10th लॉर्ड अगर ऐसा वर्णी नक्षत्र से कनेक्ट हो गया, या फिर व्यक्ति का लगन मतलब एसेंडेंट जो है वो अगर वर्णी नक्षत्र से कनेक्ट हो गया, या लगन लॉर्ड नक्षत्र वर्णी नक्षत्र से कनेक्ट हो गया, तो ऐसे व्यक्ति ना सोच भी आउट ऑफ द थिंकिंग ही होता है। कुछ चीजों को लेके बहुत ज्यादा सोचना, डीप में जाना, रिसर्च करना, क्योंकि आउटर कास्ट अगर बोल रहे हैं इसको, जो हम लोग बोलते हैं कि एक ऐसा कास्ट जो हर चीज को रिसर्च करते रहता है, तो ऐसे व्यक्ति के दिमाग में भी वैसे ही टाइप का थिंकिंग चलेगा कि इस चीज को एक्सपीरियंस करो, इसमें और ज्यादा, जैसे अभी मान लीजिए स्टॉक मार्केट का एक ट्रेंड चला है, उस ट्रेंड में वो और ज्यादा उसको एक्सपीरियंस करना चाहेगा, उसमें और ज्यादा चलना चाहेगा। अब थोड़ा सा लॉस हो गया तो वो ट्रांसफॉर्मेशन होकर दूसरा कुछ चीजों में आप अपना चीजों को चूज करना चाहेगा, फिर उसमें करेगा। हालांकि अगर लॉस मतलब इन जनरल मैं बोल रहा हूँ कि लॉस हो जाता है, एक उसको हटा दीजिए कि वो और भी उस तरीके करते करते वो और भी चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहता होगा, उससे भी अच्छा कुछ। तो इस टाइप की चीजों को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसका जो मिस्टेक्स हम लोग बोलते हैं, मिस्टेक व्यक्ति क्या करता है अगर वर्णी नक्षत्र के टाइम, वर्णी नक्षत्र से जुड़ा हुआ अगर मिस्टेक्स होगा तो किस तरीके का मिस्टेक व्यक्ति करेगा, कि कुछ ऐसा चीज होता है जो व्यक्ति उस टाइम के लिए पकड़ के रखता है, छोड़ना नहीं चाहता है। मतलब कोई भी चीज, मान लीजिए व्यक्ति का प्रोफेशन में अगर बहुत ज्यादा ट्रबल आ रहा है और वो उस प्रॉब्लम को लेके फेस ही करना चाहता है, मतलब उस मान लीजिए कोई एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, प्रोजेक्ट हो नहीं पा रहा है, उनसे हो नहीं पा रहा है, तो उसको छोड़ देना चाहिए। टाइम में वो ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा किस तरीके से ठीक हो जाएगा, वो टाइम जब तक वो छोड़ेगा नहीं वो टाइम पीरियड खराब होता रहेगा। मतलब ये ऐसा है कि जो चीज को आप छोड़ेंगे, जो चीज है उसको अगर पकड़ के ना रखो, अगर उसको मूव ऑन होने दो, लेट गो सिचुएशन में अगर होने दो उसको, उसको पकड़ के ना रखो, वही आपके लिए रेमेडी बन जाएगा। फिर अगर उसको पकड़ के रखेंगे तो आपके कौन से डोमेन में प्रॉब्लम आएगा, देखिए हेल्थ रिलेटेड मतलब वेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, प्रोफेशन में ट्रबल आएगा, रिलेशन लाइफ में भी इश्यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये 3-4 चीजें डोमेन है जहाँ पे प्रॉब्लम आएगा इस चीज को करने से। कोई भी चीज हो, आपने रिलेशन में बहुत ज्यादा व्यक्ति का पकड़ के रखा है कुछ भी चीज के इश्यूज को लेके, उसको जाने देना चाहिए। हालांकि उस टाइम पीरियड के लिए जो दशा एक्टिव हुआ है उस टाइम पीरियड में ये घटना होता है, चाहे आपके लिए अच्छा दशा चल रहा हो, लेकिन आप उस टाइम पीरियड में जो नक्षत्र के जो नक्षत्र है, वो प्लेनेट के जो नक्षत्र के नक्षत्र है, उस रिलेटेड जो दशा प्लेनेट है उसके जो नक्षत्र होगा, उसके नक्षत्र जो होगा, वो नक्षत्र अगर वर्णी हुआ और व्यक्ति अपने मान लीजिए रिलेशन में ही अपने स्पाउस से कुछ चीजों को बात को लेके पकड़ के अपना घिसा पीटा वही बात को करते जा रहा है, तो उनको प्रॉब्लम होना ही है रिलेशन लाइफ में। रिलेशन लाइफ इश्यूज होगा, साथ ही साथ वेल्थ भी इश्यूज होगा, साथ ही प्रॉब्लम हो जाएगा अपने प्रोफेशन लाइफ में। ये 3-4 जगह पे उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा इस नक्षत्र के बेसिस पे। जैसे ही उस चीज को वो जितना इग्नोर करेगा, अवॉइड करेगा, छोड़ दो, जाने दो, जो होगा देखा जाएगा टाइम में, वो प्रॉब्लम उतना सॉल्व होता जाएगा। क्योंकि रेमेडी वही है, जो चीज है उसको जाने दो, उससे बेटर आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म होता जाएगा, ऑटोमेटिक चेंजेस होता ही रहेगा। उसको वो मतलब जितना पकड़ करके वो उतना खराब होता जाएगा सिचुएशन, तो उसको जाने दो, छोड़ दो। ये रेमेडी उनका एक्चुअल में छोड़ना चाहिए। ठीक है। D9 चार्ट में अभी नहीं किया क्योंकि D9 चार्ट इन ब्रीफ पूरा प्रिडिक्शन है, क्योंकि उसमें मुझे मैं एक प्रिडिक्शन का फाइल भी दूंगा कि कैसे आपको प्रिडिक्शन करना होगा। ठीक है, इस तरह के बेसिस पे आप लोग कर सकते हैं। यह इनका इन डेप्थ ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन, एक डेमो के तरीके से मैंने इसको एक्सप्लोर करा है यहाँ पे। लेकिन मान के चलिए बहुत अच्छा कोर्स है। आपको क्यों क्यों मैं बोल रहा हूँ कि देखिए कोई भी प्लैनेट आप पढ़ते हैं, कोई राशि आप पढ़ते हैं, कोई हाउस आप पढ़ते हैं, लेकिन उसके पीछे तो नक्षत्र ही काम करता है ना एक्चुअल में। क्योंकि जो प्लैनेट आप ले रहे हैं, प्लैनेट किस नक्षत्र में गया है, हाउस ले रहे हैं, हाउस किस नक्षत्र में गया है। अगर राशि बोले, राशि में भी स्पेसिफाई कौन से राशि में गया है। अगर एसेंडेंट को ले रहे हैं, लगन, लगन किस राशि किस डिग्री में चल रहा है, उस डिग्री के नक्षत्र आएगा ना, तो उसके हिसाब से व्यक्ति का अपना पर्सनैलिटी डेवलप होगा। अगर मान लीजिए व्यक्ति का अपना स्पाउस के बारे में कुछ पूछ रहा है, तो स्पाउस के वहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है कि उनकी मेंटालिटी क्या है, थॉट प्रोसेसिंग क्या है, क्या वो बिहेवियर अपना रखता है। तो ये नक्षत्र आपको जितना अच्छा जाएगा, एक पकड़ आपका रह जाएगा कि उसकी थिंकिंग, व्यक्ति का स्पाउस का थिंकिंग कैसे चलेगा। 7th हाउस के जो लॉर्ड है, वो लॉर्ड किस नक्षत्र के डोमेन में है, वो किस तरीके से बिहेवियर कर रहा है उस जगह पे। अगर स्पाउस उसके स्पाउस का अगर चार्ट है, तो उनके चार्ट के सिर्फ लगन लॉर्ड को ले लीजिए, लगन को ले लीजिए, उसमें आपको कंक्लूजन मिल जाएगा। देखिए लगन हो गया पर्सनैलिटी डेवलप करना, लगन लॉर्ड जो हो गया वो एक्सप्लोरेशन करना। लगन होता है पर्सनैलिटी व्यक्ति के अंदर डेवलप कर देता है, ऑलरेडी जो मिलना है मिलना तय है, ये आपकी लाइफ में रहेगा ही रहेगा। और लगन लॉर्ड जो होता है वो जिस नक्षत्र में जाएगा वो एक्सपीरियंस करेगा आप उस चीज को टाइम टू टाइम। सर मेरा क्वेश्चन है क्या? बताइए सर। तो मेरा वो कि प्लानिट है, प्लानिट के नक्षत्र के बिना प्लानिट नहीं है। समझ में नक्षत्र नहीं आया। काम करता है, नक्षत्र ही फंडामेंटल है। एक्चुअल में नक्षत्र ही फंडामेंटल है। ओके, कि सभी प्लानिट का मंत्र है ना, तो प्लानिट जस्ट लाइक ए मिरर, it receives the rays from the nakshatra and express. That's only mirror. And we बिल्कुल। are any all the planets, your mantras, you know, people are we suggest mantra and all this thing by हम्म, chanting that the mirror. I think this is only a lifeless point to that जी। chant that mantra. Is it really worth, or directly will go to the god mantra? हम्म, That is a complicated research. हम्म,
बिल्कुल। अब जब नक्षत्र के बारे में आपको और ज्यादा ब्रीफली थोड़ा सा, वैसे तो थोड़ा थोड़ा हर कोई कलेक्ट करते ही रहता है अपने लाइफ में, जितने दिन तक एस्ट्रोलॉजी करता है तो नक्षत्र का थोड़ा थोड़ा तो नॉलेज आ ही जाता है। इधर देखते हैं उधर देखते हैं, थोड़ा सा डाइट के बारे में आ जाता है नॉलेज, इतना पिक्चर्स होता है, इतना वीडियोस यूट्यूब में भी डाला गया है, थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो एक ब्रीफली आ ही जाता है थोड़ा बहुत, कि कैसे वो होता है। लेकिन जो पकड़ होता है ना, एक्चुअल में जो पकड़ होता है, वो पकड़ आपको डेवलप करना पड़ता है कि एक्चुअल में नक्षत्र काम कैसे कर रहा है, उसका टेंडेंसी क्या है जो व्यक्ति के अंदर ये चीजों को डेवलप कर रहा है, व्यक्ति के सराउंडिंग को ऐसे बना रहा है। अगर मान लीजिए व्यक्ति प्रोफेशनल लाइफ को भी वो एक्सप्लोरेशन कर रहा है, या प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर क्या क्वालिटी दे रहा है, तो उसमें हम लोग सैटर्न को लेना पड़ता है ना, क्योंकि वो कारक है, किस जगह पे जा रहा है। साथ ही साथ देखिए सैटर्न से हम लोग वो डिफाइन करेंगे सैटर्न किस नक्षत्र में है। उसके बाद 10th लॉर्ड को देखेंगे, 10th लॉर्ड किस नक्षत्र में है। ये दोनों को मिला के आप पूरा चीजों को कंक्लूजन निकाल सकते हैं उनके, क्योंकि 10th लॉर्ड हो गया उसके प्रोफेशन के कारक, और दूसरा सैटर्न, सैटर्न की भी कारक है प्रोफेशन का। तो वो दोनों किस नक्षत्र में, उसके अकॉर्डिंग आप व्यक्ति के लाइफ में वो क्वालिटी दिखेगा, दोनों का, दोनों का ही दिखेगा। ठीक है। अगर उस चीज के बारे में उसके आपको सिग्निफिकेशन पता है कि किस किस बेसिस पे वो, जैसे मान लीजिए रोहिणी नक्षत्र का अगर बात किया जाए, रोहिणी नक्षत्र के व्यक्ति के अंदर एक क्रिएटिविटी रहता है। अगर टेंथ हाउस के जो लॉर्ड है, D1 चार्ट की जो 10th हाउस के लॉर्ड है, वो अगर कृतिका आपका रोहिणी नक्षत्र में आ गया, तो व्यक्ति कुछ ना कुछ क्रिएट करता रहेगा अपने लाइफ में, प्रोफेशन में। मतलब मान के चलिए वो ऐसा प्रोफेशन को चूज किया जहाँ पे वो व्यक्ति अपने क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए अपने प्रोफेशन को ही ऐसे जगह से स्टार्ट करें जो क्रिएटिविटी से हो, चाहे कोई पेंटिंग के द्वारा हो, चाहे कोई अपने बहुत सारे मीडियम देखे होंगे जहाँ पे वो अपने क्रिएटिविटी को दिखाता है, जैसे अलग अलग डिजाइनिंग, फोटो शूटिंग, इस तरीके की जो चीजें होता है। हालांकि उसमें ही जाना चाहिए व्यक्ति को, अगर वो चीजों को क्वालिटी उनके अंदर दे रहा है नक्षत्र, तो उसके उस चीज में अगर जाए तो व्यक्ति को सपोर्ट करेगा। बस यही कुछ चीजें होता है इसके अंदर, जो हम लोग इसको मिस कर देते हैं। हालांकि यही एक्चुअल चीज को हम लोग स्किप कर देते हैं, बाकी उतना अच्छे डेप्थ में नहीं जा पाते, इसलिए सिर्फ प्लैनेट नक्षत्र हाउस के ऊपर ही हम लोग घुस घुस पाते हैं। अगर ये नॉलेज आप थोड़ा बहुत आ गया, तो उसके अंदर भी आप एक कॉम्बिनेशन को मैसअप करके एक अच्छे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ट्रांजिट को भी आप देख सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में सैटर्न किस नक्षत्र में चला, तो वो नक्षत्र का गुण धर्म क्या है। अगर उसके रिलेटेड मुझे अगर इस टाइम में रेमेडियल करना चाहिए, या फिर इस टाइम पीरियड में मुझे क्या क्या चीज को करना चाहिए, या फिर इस नक्षत्र के बेस में क्या मुझे मिस्टेक नहीं करना चाहिए जिसके लिए मुझे ये प्लैनेट के बेस पे प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि सैटर्न कारक है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अपना कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है, कारक हो जाएगा यहाँ पे मार्स। मार्स ऐसे नक्षत्र में चल रहा है, ट्रांजिट कर रहा है, और उस रिलेटेड आप चीजों में अगर मिस्टेक कर दी है, हो सके उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ जाए, या प्रॉपर्टी में पैसा आपके पास रेडी है लेकिन व्यक्ति प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता है, उस टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ इशूज बना दिया, वो छोड़ना नहीं चाहता। तो इस टाइप के कुछ कुछ इशूज होता है जिसके चलते व्यक्ति को उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो ये नक्षत्र के बेस पे काम करना चाहिए, क्योंकि एक आइडिया तो हो जाना चाहिए एटलीस्ट नक्षत्र है क्या, करना करता क्या है। हालांकि देखिए नक्षत्र का मैंने दो टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ अभी तक। एक नक्षत्र के बेस पे मुहूर्त शास्त्र जो आपका पंच पक्षी वाला है, वो एक सिस्टम में काम करता है। दूसरा एक सिस्टम हो गया आपका नवतारा चक्र, एक ये भी एक चक्रा सिस्टम है। इसमें भी आप मुहूर्त वगैरह प्रिडिक्ट कर सकते हैं, व्यक्तिगत दशा वगैरह प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे जाएगा ट्रांजिट, कैसे जाएगा। ये दोनों चीज हो गया, लेकिन एक्चुअल में उसके अंडर में बेस पे जो नक्षत्र काम कर रहे हैं उनके चार्ट के ऊपर, वो सिस्टम को अगर आप जान लिए तो और भी अच्छा एक स्लेट आपको मिल सकता है। थोड़ा भी उसकी नॉलेज हो जाएगा तो भी काफी है। ये मुद्दा एक्चुअल में ये है कि बहुत अच्छा तरीके से आप तब तक एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसके बारे में जब तक काम नहीं करेंगे हर एक चार्ट में। और मैं इसके बेस को पकड़ को एक बेस रख दूंगा आपके ऊपर, जो बेस के अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे उसमें जितना एक्सपीरियंस करते जाएंगे व्यक्ति के, उतना अच्छा उसके पकड़ आ जाएगा धीरे धीरे।